नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज 11वीं की केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास में समस्थानिक की विशेषताएं एक्चुअली में क्या होती हैं। तो इनको बहुत बेहतरीन तरीके से पहले हम लोग समझ करके चलते हैं कि सर समस्थानिक की विशेषताएँ क्या होती हैं, इनको पहले आप हमको समझाइए। तो हमने कहा सर आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमारे पास में यहाँ से ये रहेगा कि सर समस्थानिक की विशेषताएँ क्या होती हैं। तो पहला टॉपिक समस्थानिक की विशेषता, जो बच्चे पिछली क्लास को नहीं देखे वो जाकर के पिछली क्लास को देख लेते हैं कि सर पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा है। तो ये वाला टॉपिक बहुत बेहतरीन से उनके समझ में आने वाला है, ठीक है। तो सर आज की क्लास बिना देरी किए हुए हम लोग समझते हैं कि समस्थानिक की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली क्लास आप लोग ये समझ लो कि समस्थानिक की विशेषता ये होती है, किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। ध्यान समझना। लेकिन उनके अंदर उपस्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। समस्थानिक अगर कोई परमाणु है तो उसका परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होगा, समान होता है। समस्थानिक की पहली विशेषता हमेशा यही ध्यान में रखना। सर पहली विशेषता ये क्या है कि उसका जो हमने कहा कि जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक हमेशा क्या होता है, समान होता है। समस्थानिक की ये सर पहली व्यवस्था होती है कि उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या होगा सर, समान होता है। और दूसरा यहाँ से कह रहा है कि भाई साहब जो होता है इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से हमको ये कह रहा है कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा ना वो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, असमान होता है। चलिए सर एक बात तो हमको यहाँ से ये समझ में आ गई कि सर आप ये जो टॉपिक हमको यहाँ से बता रहे हैं ये चीज़ें हमारे पास में सेम चीज़ें हैं। हमने कहा ये समस्थानिक की विशेषताएं में ये सारी चीज़ें नियम लग रही हैं। और एक बात इसमें ये होती है कि समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे मैंने एक परमाणु यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ, कह रहा हूँ कि मैं सर एक परमाणु यहाँ पर हम आपको बना के दिखाते हैं। ये मैंने एक परमाणु बनाया और एक परमाणु मैंने आपको यहाँ से ये बना दिया। अब इस परमाणु को अगर आप लोग यहाँ से देखोगे तो हमने कहा भाई साहब इसको हमने यहाँ से फिल कर दिया। आप सबको पता है कि इसके बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा कि सर बीच में क्या है, प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर प्रोटॉन की संख्या सर 5 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 5। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे सर 6 भी हो सकती है। तो किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। तीसरा टॉपिक यहाँ से जो हमारे पास में नियम लागू होगा, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और चौथा वाला सर इसमें क्या लागू हो रहा है, कह रहा है कि किंतु इसमें जो न्यूट्रॉन होते हैं वो असमान होते हैं। चलो देखो न्यूट्रॉन इसमें क्या होते हैं, असमान होते हैं। ये इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कारण कि सर इतनी चीज़ें तो हमारे पास में हो गई हैं। अब देखना समस्थानिक की अगली विशेषता क्या होती है। यदि किसी तत्व का, जैसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं ना कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, किंतु इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमने कहा कि ऐसे इससे क्या होता है सर, अगर किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, चौथा हो गया सर, यहाँ से 5वां लग रहा है। अगर किसी तत्व का, ये ध्यान से समझना, अगर कह रहा है कि किसी तत्व का जो यहाँ से परमाणु द्रव्यमान होगा, ध्यान से देख के चलना, अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान अलग है, अगर किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, अलग है, तो जो उसका भौतिक गुण होगा जो उसका भौतिक गुण होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होता है। अगर किसी तत्व का, ध्यान से समझना, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक समान है, ध्यान से देखो, अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो है वो क्या है सर, समान है। तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर समान दिया है तो उसके जो रासायनिक गुण होते हैं ना सर, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो हमने कहा कि क्या होते हैं, समान होता है। चलो तो अगर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, तो उसके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। हमने कहा कि एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक सर 10 है, एक तत्व और है जिसका परमाणु क्रमांक 10 है। अरे मैंने दोनों वही तत्व तो बोला, तो इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। ये समस्थानिक की विशेषताएं हम लोग यहाँ से समझ पा रहे हैं। अगली व्यवस्था सर यहाँ से समस्थानिक की क्या होती है, अगली व्यवस्था सर समस्थानिक की ये होती है कि हमने जैसे कहा कि अच्छा भौतिक गुण समान होते हैं, इसका मतलब क्या होता है,
भौतिक गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। हमने कहा कि जैसे इसकी देखने की प्रॉपर्टी, रखने की प्रॉपर्टी, इसका गुण क्या होता है, अलग होगा, लेकिन जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो इसकी क्या होती हैं, एक समान होती है। अगला देख करके चलना। अब हमको यहाँ से एक टॉपिक, छोटू सा टॉपिक हमको और कह रहा है, किंतु आवर्त सारणी में जो इसका स्थान होता है ना, तीनों तत्वों का, जैसे हमने कहा कि आप लोगों को पता है कि कार्बन के कितने समस्थानिक होते हैं सर, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन कितना होता है, 14 भी होता है। आप लोगों को मैं अभी मज़े की बात बता देता हूँ कि सर हमारे पास में कुछ ऐसे तत्व होते हैं कि जिनके 28 समस्थानिक हमारे पास में देखने को मिलते हैं। अगर मैं आपको कोबाल्ट की बात कर देता हूँ तो कोबाल्ट के टोटल सर कितने होते हैं, 28 समस्थानिक दिखाई देते हैं। 28 समस्थानिक होते हैं। हमने कहा हाँ भाई, कोबाल्ट के 28 समस्थानिक टोटल होते हैं। चलिए, तो इसका मतलब इन सभी में अगर मैं बात करता हूँ तो इसी प्रकार से कार्बन क्या हो गया, 12 हो गया, और कार्बन क्या हो गया, 14 हो गया। तो कार्बन 12 और 14 का अगर आवर्त सारणी में स्थान देखेंगे तो सोचो ये है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, आपको हम एक आवर्त सारणी दिखा रहे हैं और उस आवर्त सारणी को अगर हम दिखा दें तो आपको कुछ बातें समझ में यहाँ से आ सकती हैं कि सर आवर्त सारणी हमारे पास में क्या होती है। आवर्त सारणी में चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। देखो, यहाँ से आवर्त सारणी मैंने कहा। अब हमने आपको ये बताया कि हमारे पास में जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं, कार्बन कहाँ पर रखा है सर, कार्बन ये देखो यहाँ पर रखा है। कार्बन के 2 समस्थानिक है, एक कार्बन 12 है और एक क्या है, कार्बन 14 है। तो कार्बन 12 को भी इसी पर रखा गया है और कार्बन 14 को भी इसी के ऊपर रखा गया है। तो ये 2 भाई एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, वर्तमान में 5 हो गए हैं, लेकिन बुकों में अभी पढ़ाया कितना जा रहा है सर, 3 ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, नहीं, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, 5 समस्थानिक हो गए हैं टोटल। सर यहाँ से अभी कितने हैं, 3 समस्थानिक होता है। तो हाइड्रोजन को एक ही जगह पर रखा गया है ना कि हाइड्रोजन 1 रखा गया है, हाइड्रोजन 2 रखा गया है, हाइड्रोजन 3 रखा गया है। हाइड्रोजन को जितने समस्थानिक होते हैं उनको मेन तत्व के नाम से रख दिया जाता है। बस समझ में आ रहा है। हमने कहा कि आयोडीन होता है, देखो आयोडीन यहाँ पर रखा है। तो जितने भी आयोडीन हैं सभी आयोडीन एक ही प्रकार का नहीं होता है। कोई अगर पूछे कि नमक कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग जानते हो ना कि नमक 5 टाइप के नमक होते हैं। नमक हम लोग जो सिंपल से खाते हैं, टाटा आयोडीन वाला नमक, वही अकेले नहीं होता है। नमक 5 टाइप के होते हैं। कुछ तो आप लोग घरों में जानते होंगे, काला नमक होता है, सेंधा नमक होता है, सफ़ेद नमक होता है, इतना जानते हो ना, सोडियम लेस सॉल्ट होता है, और हमारे पास होते हैं जो कि नमक को हाथों से बनाया जाता है। ठीक है, ये जो सोडियम टाटा वगैरह हम लोग खाते हैं, ये नमक तो हैं, समुद्र से तो प्राप्त होते हैं, लेकिन इनको बनाने के क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं। ऐसे करके नमक की कैटेगरी कितनी होती है, 5 टाइप के नमक होते हैं। वैसे मैंने कहा कि हाइड्रोजन कई टाइप का होता है सर, 3 टाइप का हाइड्रोजन होता है। कार्बन कई टाइप के होते हैं सर, 2 टाइप के कार्बन होते हैं। आयोडीन कितने टाइप का होता है सर, आयोडीन भी कई टाइप के होते हैं। और हमने कहा कि हमारे पास में सर कोबाल्ट कितने टाइप के होते हैं सर, कोबाल्ट 28 टाइप का होता है। ये कोबाल्ट के भी समस्थानिक होते हैं हमारे पास में। इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हो ना। तो सर आयरन के भी समस्थानिक हमारे पास में होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से तो चीज़ें हमारे पास में ये हो जा रही हैं। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं कि सर जो समस्थानिकों का स्थान है वो एक ही जगह पर आवर्त सारणी में रखा गया है, इनका अलग अलग स्थान नहीं होता है। सर फास्फोरस के भी हमारे पास में क्या हैं, समस्थानिक होते हैं। तो जितने भी फास्फोरस भाई बहन हैं सबको एक ही जगह पे रखा गया है ना। तो ये अगली विशेषता है कि आवर्त सारणी में इनका जो स्थान होता है वो सुनिश्चित होता है, समस्थानिकों का कोई अलग से स्थान। एक बात तो सर हमको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। हमने कहा क्या समझ में आ गया, इसका मतलब अलग से स्थान नहीं होता है समस्थानिक का। ध्यान से देखो, यहाँ से कह रहे हैं कि सर जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, सबका जो स्थान होता है वो एक समान होता है। एक समान क्या, एक ही स्थान होता है। इतनी बात समझ में आ रहा है, किसी का अलग अलग स्थान नहीं होता है। ठीक है सर, हमको ये भी समझ में आ गया। अब भाई साहब क्या समझ में आता है, अब एक बात आपको यहाँ से ये दे देते हैं कि समस्थानिक के उपयोग बताइए हमको क्या होता है, कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। हमने कहा कि समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, जैसे एक जुड़वा मूवी देखे हो तुम, 2 लोग अगर रहते हैं, अगर मैं ही रहूँ, मेरा एक भाई अगर और होता, वो मैं भी रहता वो भी रहता, मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और वो पढ़ाता फिजिक्स, मैं कभी चला जाता फिजिक्स पढ़ा देता, वो कभी आता पढ़ा देता केमिस्ट्री। तो इसका मतलब तुम पहचान नहीं पाते कि कौन आया पढ़ा करके चला गया। लेकिन हम लोगों की प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। लेकिन
लेकिन मैं अभी हूँ तो मुझे ही सिर्फ आएगी केमिस्ट्री, वो है तो उसे केवल क्या आएगी, फिजिक्स आएगी। उसी तरीके से सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि हमने कहा कि समस्थानिक के उपयोग पहले समझ करके चलो, तो सर हम लोगों को यहाँ से कह रहे हैं कि समस्थानिक का उपयोग, तो बाबू इसको ध्यान से समझो, कह रहे हैं कि समस्थानिक का उपयोग। अब बताओ जो समस्थानिक का उपयोग हमसे पूछवा रहे हो, ये आपको पता है कि समस्थानिक का उपयोग क्या होता है? सर समस्थानिक जो भी हमारे पास में होते हैं, इनका जो यूज है, जो उपयोग बताया जा रहा है समस्थानिक का, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर कैसे ज़रूरी है समस्थानिक का उपयोग? हमने कहा समझो, समस्थानिक का जो सबसे पहला उपयोग होता है, वो अगर समस्थानिक ना होता तो कैंसर का जो रोकथाम का इलाज है, कैंसर का इलाज, देखो हालांकि अभी कोई जड़ से दवा तो नहीं बनी है, लेकिन कैंसर का जो हमारे पास में इलाज बना हुआ है वो सर हमारे पास में है कोबाल्ट 60। ध्यान से देखो, जो कैंसर को थोड़े समय के लिए रोक देता है, कैंसर का कोई इलाज नहीं है, लेकिन कैंसर को थोड़े समय के लिए रोक देता है कि अब ये कैंसर जो लगातार बढ़ते हुए चला जाता था, वो कैंसर लगातार नहीं बढ़ता हुआ जा रहा है। हमने कहा कि थोड़ा कहीं से मैंने कैंसर लेके आया, मैंने चुआ दिया, ऐसा होता नहीं है। समझो, केवल मैंने थोड़ा सा एक बूंद कैंसर डाल दिया तो कैंसर मेरे धीरे धीरे पूरे शरीर में क्या होगा, फैलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब कैंसर तब होता है जब दो ब्लड अलग अलग ग्रुप के आपस में मिल जाते हैं, तो मतलब जो मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, यदि मरी हुई कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहा जाता है। अब बताओ, तो अगर मैंने यहाँ से कैंसर कह दिया तो ये कैंसर क्या होता है? अब यहाँ से एक पॉइंट होता है, इसमें कोबाल्ट 60 को भर लिया जाता है। अब कोबाल्ट 60 को भर लिया गया, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो यहाँ से अनेक प्रकार की क्या निकलती हैं, किरणें निकलेंगी। अब इसको इलेक्ट्रिक विधि द्वारा यहाँ से निकाला जाएगा। जो अनेक प्रकार की यहाँ से क्या होती हैं, किरणें निकलती हैं, जिस व्यक्ति के भी शरीर पर ये क्या होगा, पड़ा होगा कैंसर, अगर हमने कहा कि यहाँ पर है तो इसमें से निकलने वाली जो किरणें हैं इसके ऊपर पड़ेंगी तो ये सेल क्या होती है, डैमेज हो जाएगी। जो मरी हुई कोशिकाएं हैं कैंसर की, वो डेड हो जाती हैं, तो जो बहुत तेज़ी से बॉडी में हावी हो जाता है, एक ही दिन में पूरे शरीर में अगर ये फैल जाता, तो हमने कहा कि अब ये फैलेगा पूरे शरीर में 5 दिन में। इसका मतलब पहले मर गई, फिर से जीवित होंगी, फिर उसके बाद में ये चलना स्टार्ट करेंगी। डेड कोशिकाओं को ख़त्म कर देता है ये जो मरी हुई कोशिकाएँ हैं। जब शरीर में मरी हुई कोशिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होने लगती है, उसी को क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का इलाज कौन कर रहता है, कोबाल्ट 60 जो हमारे पास में होता है वो सर इसी का काम करवाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, तो कैंसर का जो इलाज होता है वो सर कौन कहलाता है, कोबाल्ट 60 कैंसर का इलाज करवाता है। अगला दूसरा समझो जल्दी कि सर क्या होता है। हमने कहा कि ये जो होता है घेंघा का इलाज करता है। घेंघा नामक रोग होता है कि नहीं, गले में, जिसे गलकंठ कहते हैं, घेंघा का इलाज करता है। ये जो घेंघा का इलाज करता है ये कौन करता है, सर आयोडीन करता है। सर आयोडीन का जो हमारे पास में परमाणु द्रव्यमान होता है वो हमने कहा कि 131 होता है। आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होता है सर, 131 होता है। अब बताओ आयोडीन घेंघा को कैसे रोकता है? हमने कहा सब आयोडीन के बस की बात नहीं है, आयोडीन 131 के बस की बात है। आयोडीन एक और होता है जिसे रेगुलर पढ़ते हो, आयोडीन 127 कहते हैं उसे। तो आयोडीन 127, आयोडीन 127 घेंघा को नहीं रोक पाता, आयोडीन 131 घेंघा को रोकता है। कैसे ये घेंघा को रोकता है, इसको समझो पहले। हमने कहा कि कोई अगर घेंघा को हमको क्या करना है, रुकवाना है कि भाई साहब घेंघा ज़्यादा ना फैलने पाए, तो आप सब लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से पता है कि सर हमारे बॉडी के अंदर, हमने कहा कि ये है बच्चों हमारी शरीर है। अब बताओ ये जो हमारी शरीर हमको यहाँ से दिखाई दे रही है, हमारे शरीर में गले के पास में, ध्यान से समझना, ये जो हमारी बॉडी है, पूरा हमारा शरीर है, आप लोगों को पता है कि ये गला दिख रहा है कि नहीं इस पर, तो ये गले का जो ये वाला भाई साहब स्थान होता है, ये वाला जो गले जिसे घुटकी कहते हैं, अब बताओ जो कंठ कहते हैं, देखो यहाँ पर जो गले का हमारे पास में स्थान है, यहाँ पर एक हमारे पास में ग्लैंड्स होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उस ग्लैंड्स का नाम हमारे पास में क्या होता है सर, थायराइड ग्लैंड्स होती है। क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। बाबू जो हमारे पास में थायराइड ग्लैंड यहाँ से दे करके रखा है, थायराइड ग्रंथि जो हमको दे करके रखा है, ये थायराइड ग्रंथि का काम क्या होता है,
इसका काम केवल एक होता है कि तुम पूरे शरीर में हमारे एक हार्मोन रिलीज़ करना, और उस हार्मोन का जो नाम है उसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। अब बताओ, जो थायरॉक्सिन हमारे पास में हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन को उगलती रहती है, निकालती रहती है। कौन निकालता है? थायराइड ग्लैंड निकालती है। अब पूरे शरीर में, जैसे हमारे शरीर में आयोडीन कहीं से गया, अगर यहाँ पर एक आयोडीन है तो एका खींच के एकदम से निकाल लेगी। कहाँ गया भाई? देखो, अगर ये हमारे पास में यहाँ पर आयोडीन है, एक ये थायराइड ग्लैंड जो है चूक लेगी, एकदम खींच लेगी, कहेगी लो तुम क्या लो? आयोडीन लो। इसका मतलब शरीर के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाती है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन को कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड बनाती है। अब थायराइड ग्लैंड को चाहिए क्या बनाने के लिए? हमने कहा मैं तुमको चाय बना करके पिला रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए? सर मुझे चाहिए, अगर मैं तुमको चाय तभी दे पाऊँगा, मैं थायराइड ग्लैंड हूँ। तुमको क्या चाहिए? थायरॉक्सिन हार्मोन चाहिए। तो मैं किसके द्वारा मैं बना लूँगा? बताओ, मैं थायराइड ग्लैंड हूँ, मुझे भी तो हार्मोन रिलीज़ करना, मुझे अपने में से कुछ निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? हमने कहा कि मुझे आयोडीन चाहिए। अगर मुझे आयोडीन मिल जाएगा तब तो मैं तुमको थायरॉक्सिन हार्मोन दे दूंगा। हमका आयोडीन मिल भी नहीं करेगा तो हम थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे देंगे? अब ई ग्लैंड को यहाँ पर पता चल गया कि भाई साहब देखो, यहाँ पर जो ग्लैंड है हमारे पास में, एक पता चल गया कि यहाँ पर तुम्हारे शरीर में आयोडीन छिपा हुआ है। एक काम करेगी, खींच करके क्या करेगी? हार्मोन बना करके दे देगी। लो भाई साहब, मैंने तुमको दे दिया। यहाँ पर पता चला आयोडीन रखा है, खींच करके लाएगी, तुमको दे देगी। यहाँ पर पता चला आयोडीन रखा है, पूरे शरीर में खींच करके वो क्या करती है? आयोडीन को खींच लोगी, थायरॉक्सिन हार्मोन बना देगी और तुमको क्या करेगी? रिलीज कर देगी। ले लो तुम थायरॉक्सिन हार्मोन। अब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे पूरे के पूरे क्या करता है? बॉडी में पहुंचेगा, लेकिन उसको एनर्जी में वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा, जो भी हमारे पास में भोजन होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? शरीर में जो भी भोजन होता है उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जब हमारे शरीर के अंदर आयोडीन रह ही नहीं जाएगा, तब हमारे शरीर को, इस ग्लैंड को आयोडीन कहाँ से मिलेगा? इस शरीर के अंदर आयोडीन नहीं है, बहुत कम मात्रा में अगर आयोडीन बचा है तुम्हारे शरीर में, तब ये उसको क्या करेगा? खींचेगा, और खींच करके मतलब इसको लोड ज़्यादा पड़ेगा। भाई कुछ है ये नहीं है, अगर कुछ ज़्यादा है तो ये आराम से क्या करेगा? बटोर लेगा। नहीं है तो बहुत मेहनत करके ये बटोरेगा। इस ग्लैंड को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इसके अंदर ज़्यादा थकान आ जाएगा। और जब इसके अंदर ज़्यादा बच्चों थकान आ जाएगा तो इसके इस गले पर लोड ज़्यादा पड़ेगा। और जब लोड ज़्यादा इस गले पर पड़ेगा तो इसका गला इसी तरीके से क्या होगा? सूजन आ जाएगी। इस गले में सूजन इतना आ जाएगी, जब ये और नहीं दवा कराने के लिए जाएंगे तो इस गले को और ज़्यादा काम करना पड़ा आयोडीन बनाने के लिए, इसके गले में और ज़्यादा सूजन आ जाती है। अब ये अपना गला लेकर के चले जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर हमारे गले में देखो क्या है भाई साहब, सूजन आ गया है। कहेंगे अच्छा तुम्हारे गले में सूजन आ गया है, चिंता मत करो, मैं तुमको एक ऐसी दवा देता हूँ जिससे तुम्हारा गला क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। कहें ऐसा है, ले लो एक गोली पकड़ लो, तुम एक गोली यहाँ से ले लो, और ये गोली मैं जो तुमको दे रहा हूँ, तुम शाम को जाना तो ये पूरी गोली क्या करना? एकदम से चट कर जाना। इस गोली को क्या करो? खा लो। अब इस गोली को अगर ये यहाँ से क्या किए हैं भाई साहब? दे दिए, कहें कि ऐसा है तुम इस गोली को खा लो और खाने के बाद में मैं तुमसे मिलूँगा बाद में। कहें सर ठीक है, इस गोली को तो हम लोग क्या करेंगे? खा लेंगे। देखो ये वाली गोली यहाँ से मैं बना देता हूँ। भाई साहब इस गोली को इन्होंने क्या किया? बना करके डॉक्टर साहब ने इसको दे दिया। अब ये जो गोली है यहाँ से दिखाई दे रही है, कहने ये गोली लो, इस गोली को तुम क्या करो? खाओ, और तुम्हारे पेट में ये गोली क्या करे? चली जाए। और जब तुम्हारे पेट में ये गोली चली गई तो ये गोली मैंने दिया था, किसकी दिया था? ये गोली सर आयोडीन की थी। किसकी थी सर? ये गोली आयोडीन की थी। तुम्हारे शरीर में क्या पहुँच गया? आयोडीन। अभी थायराइड ग्लैंडिया कह रही है ओ माई गॉड, क्या आ गया? आयोडीन आ गया। अब ये आयोडीन को खींचेगी, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएगी, आराम से पूरे बॉडी में क्या करेगी? रिलीज कर देगी। तो इसको कम काम करना पड़ा। जब इसको लगातार आयोडीन की गोली एक आध महीना खाएंगे तो खाने के बाद कहेंगे आहा क्या मज़ा आ रहा है, अब तो गला हमारा क्या हो गया? एकदम सही हो गया, गला पचक के एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यही होता है शरीर में किसका काम करना सर? घेंघा का इलाज करता है। घेंघा का इलाज किसके द्वारा होता है? एक समस्थानिक के द्वारा ही होता है। घेंघा का इलाज किसके द्वारा? सर समस्थानिक के द्वारा ही घेंघा का इलाज होता है। ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई है कि समस्थानिक के द्वारा घेंघा का इलाज होता है।
चलो, अब अगर हमने कहा तीसरा देख लेते हैं। अगर हमने कहा हड्डी में अगर कैंसर हो जाए, कैंसर तो कई जगह होता है, हड्डियों में अगर क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है भाई साहब। तो हड्डी के अंदर अगर कैंसर हमारे पास में हो जाता है तो इसके अंदर फास्फोरस 32 लगता है। नॉर्मली तो फास्फोरस का जो होता है 31 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन फास्फोरस के अंदर क्या होता है, फास्फोरस एक 32 होता है। तो हड्डियों के कैंसर को दूर करने के लिए कौन लगता है, फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। चलो ठीक है, तो हड्डियों के कैंसर को कौन इलाज करता है, ये। चौथा वाला अगर देख लेते हैं, पुरानी चीज़ों की उम्र ज्ञात करने के लिए, पुरानी वस्तुओं की उम्र ज्ञात करने के लिए उसमें कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन का परमाणु, क्लोरीन नहीं लिखा है, ये कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे कि पुरानी वस्तुएं जैसे कि हड़प्पा वगैरह में जो लोहे के औजार पाए गए थे, तांबे के औजार पाए गए थे, वो कितने साल पुराने हैं, उनकी आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती थी, कार्बन 14 के द्वारा उसकी उम्र का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। इतनी चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं। चलिए, एक बात तो हमारे पास में